मित्रों, यह क्वेश्चन भी 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है और यह भी बड़ा ही आईएमपी क्वेश्चन है और आसान भी है। क्वेश्चन है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। अब सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ेंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होने पर प्रकाश किरण का सघन विरल माध्यमों के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित हो जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बड़ा होने पर जो है वह विरल माध्यम में ना जाके सघन माध्यम में ही पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। शर्तें क्या हैं इसकी? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सबसे पहली शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कि वही प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, सघन माध्यम में प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान की मरीचिका किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन भी जो है दोस्तों 3 नंबर में आ सकता है। तो देखिए, ये रेगिस्तान की मरीचिका किसे कहते हैं? यह भी एक अपवर्तन का बहुत बड़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की जो मरीचिका है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कभी कभी रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे वहाँ जलाशय होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे वहाँ व्यक्ति को जलाशय होने का भ्रम रहता है। इसे ही क्या कहते हैं हम? रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। जब किसी वृक्ष की चोटी से आने वाली प्रकाश किरण ऊपर के सघन माध्यम से नीचे के विरल माध्यम में क्रमशः विभिन्न परतों से होती हुई प्रवेश करती हैं। जब कोई प्रकाश किरण क्या होती हैं, वृक्ष जहाँ पर है वहाँ पर क्या रहता है? सघन माध्यम रहता है। अब जैसे जैसे नीचे किरणें आती हैं तो वो क्या विरल माध्यम, क्योंकि रेगिस्तान में जब गर्मियों का सीजन होता है या धूप पड़ती है तो वहाँ का नीचे का जो माध्यम है वो विरल हो जाता है और ऊपर का माध्यम जो है सघन रहता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि किरण कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम। अगर अर्थात ऊपर आपका क्या है, पेड़ के पास में, ऊपर पेड़ की पत्तियों के पास में सघन माध्यम है और नीचे जैसे जैसे आएंगे हम तो विरल माध्यम हो जाएगा। विरल माध्यम होता जाएगा तो किरणें जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होके पृथ्वी से टकराने के बाद या नीचे की परतों से टकराने के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया करते करते और व्यक्ति की आँख में पहुँच जाती हैं, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देता है। नीचे उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमें उल्टा
दिखाई देता है। और इसको समझ लेते हैं। जब किसी वृक्ष की चोटी से आने वाली प्रकाश की किरण ऊपर के सघन माध्यम से नीचे के विरल माध्यम में क्रमशः विभिन्न परतों से होती हुई प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हटती जाती है। अभिलंब से क्या होती जाती है? ये दूर हटती जाती हैं, क्योंकि ये जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हटती जाती है। इस प्रकार किसी परत तक आते आते आपतित प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिससे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश किरण परावर्तित होकर पुनः वायु की विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर यात्री की आँख में प्रवेश करती है। यात्री की आँख में प्रवेश करती है, जिससे यात्री को वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और वहाँ जलाशय होने का भ्रम होता है। ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी जो है ध्यान से पढ़ लेना और 3 नंबर में 2 नंबर में आपको आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। कुछ ना कुछ तो इससे पूछा जाएगा। प्रकाशिक तंतु क्या है? इसकी संरचना व कार्यविधि को सचित्र समझाइए। प्रकाशिक तंतु क्या है? इसकी संरचना एवं कार्यविधि को समझाइए। तो जो प्रकाशिक तंतु है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम पढ़ ही चुके हैं पीछे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए, यानी प्रकाश की तीव्रता में बिना क्षति हुए, हानि हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चाहे जितने भी टेढ़े मेढ़े मार्ग से स्थानांतरित किया जा सकता है। चाहे जितने भी टेढ़े मेढ़े मार्ग से क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आप इसकी संरचना देखते हैं। संरचना क्या है? तो देखिए यहाँ पे इसकी संरचना बनी हुई है मित्रों। संरचना बड़ी ही आसान है। यहाँ पर देखिए इसके जो प्रकाशिक तंतु रहता है, इसके अंदर वाला जो भाग है वो कांच का बना होता है। कांच का बना होता है और जिसका अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है। और ऊपरी वाली जो सतह रहती है इसको हम बोलते हैं परिनिधान। ऊपर वाली जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं? परिनिधान बोलते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक है वो केंद्रीय क्रोड के, यानी अंदर वाला जो भाग रहता है जो कांच का बना रहता है, केंद्रीय क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है, अर्थात 1.48 के अप्रॉक्सीमेट होता है, लगभग होता है। तो इसका वर्णन थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। चित्र में एक प्रकाशिक तंतु प्रदर्शित है। इसका केंद्रीय क्रोड कांच μ=1.5 के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय जो क्रोड रहता है वो कांच के बहुत लंबे तथा हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। बहुत बारीक रेशे रहती हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। क्रोड के चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक μ=1.48 के पदार्थ की पतली परत लगा दी जाती है। 1.48 के पदार्थ की क्या लगा दी जाती है? पतली परत लगा दी जाती है, जिसे परिनिधान कहते हैं। क्रोड के चारों ओर, जी आपको दिख रहे हैं, ये क्रोड के चारों ओर जो है 1.48 अपवर्तनांक के पदार्थ की पतली परत लगा दी जाती है, जिसे परिनिधान कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं इसको। इसके बाद अब देखते हैं अपन क्रियाविधि, यह कैसे काम करता है। तो क्रियाविधि में क्या करते हैं? जब प्रकाश किरण इस तंतु के एक सिरे पर मतलब इस सिरे पर
अल्पकोण, अल्पकोण मतलब इसके साथ छोटे से कोण पर हम इस पर आपतित अल्पकोण बनाती हुई आपतित होती है, तो यह इसके अंदर अपवर्तित होती है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। यानी कि बाहर जो है माध्यम सघन है, अंदर क्या है? विरल है। तो ये क्या हो जाती है? अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाती है, बनाती हुई आपतित होती है, तो यह इसके अंदर अपवर्तित हो जाती है और तंतु के अंदर यह किरण क्रोड व परिनिधान की सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जिससे यहाँ पर क्रोड के अंदर या परिनिधान और क्रोड के सीमा पृष्ठ पर यह किरण क्या हो जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो रहा है, इसलिए यह किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इस तंतु के दूसरे सिरे पर आपतित हो जाती है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इसके विपरीत सीमा पृष्ठ पर टकराती है। यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई, अब इसका विपरीत पृष्ठ ये है, तो इस पर आपतित होती है, विपरीत सीमा पृष्ठ पर टकराती है और इस सीमा पृष्ठ पर किरण का आपतन कोण पुनः क्रांतिक कोण से बड़ा होता है और यहाँ पर फिर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से फिर पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। और यही प्रक्रिया इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार प्रकाश किरण बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई तंतु के दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है और तंतु के दूसरे सिरे पर प्रकाश किरण कांच से वायु में अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती हुई निर्गत होती है। तो ये हो गया आपका इसकी क्रिया विधि किस प्रकार काम करता है। अब इसके उपयोग देखिए। प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, यानी प्रकाशिक तंतु के द्वारा क्या करते हैं हम? प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। इसके बाद दूसरा, विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नल में, यानी विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने तथा एक्सेप्ट करने में, अभिग्रहण करने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4, शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में किया जाता है। शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने के लिए प्रकाशिक तंतु एक बारीक नली के द्वारा प्रकाशिक तंतु को लेसर किरणों को भेजा जाता है। प्रकाशिक तंतु के द्वारा लेसर किरणों को भेजने में भी इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।